नमस्कार मित्रों, फिर से रीड एंड पास जीएस में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देखिए, आज हम लोग सेट 4 का बात करेंगे। इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है, इस पे जोर डालिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में जो आपका शासन था वो किसका था। तो आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो भारत का जो आपका शासन था वो सम्राट अकबर का था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 16 ईस्वी को हुआ था, 1600 ईस्वी को हुआ था। और बता दें कि यह जो इंग्लैंड में हुआ था, तो इस कारण से जो है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में आपका भारत में सम्राट अकबर का था। क्योंकि यहाँ पे जहांगीर जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे तो 1608 में आपका जो अंग्रेज़ है या ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत आया था, और बाबर तो इससे काफ़ी दूर है। इसके बाद किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है। तो आप याद रखिएगा कि वास्को डी गामा जो है उसका समाधि आपका कहाँ है, तो कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में। क्योंकि वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज 1498 में किया था। दूसरी बार जो वो आपका आया था 1502 में आया था, और तीसरा बार जो वो आया 5 सितंबर आपका 1524 ईस्वी में वो आपका वायसराय बन करके आया, और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये आपका 1509 से 1515 तक रहा। इसको पुर्तगाली गवर्नर का वास्तविक गवर्नर माना जाता है। इसके बाद डी अल्मेड़ा जो है प्रथम गवर्नर था, जो 1505 से 9 तक रहा, और शांत जल की नीति इसने अपनाया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि किस वायसराय की मृत्यु जो है आपका कहाँ हुआ था, तो आपका कोचीन में। और किसका हुआ था, तो वास्को डी गामा का। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है। आपको बता दें कि K2 को हम लोग गाडविन ऑस्टिन के भी नाम से जानते हैं, और ये काराकोरम पर्वत का है, और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसके अलावा देखिए कंचनजंगा जो है आपका हिमालय का भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछेगा कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो कंचनजंगा। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी या दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो एवरेस्ट हो जाएगा 8848। ये आपका नेपाल में है ना, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये आपका है सिक्किम में है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, ये तो ग्लेशियर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो याद है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, K2 हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान आपका लेह है, जहाँ पे 9.20 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसके बाद बीकानेर, जहाँ पे 24 सेंटीमीटर बारिश होती है। जैसलमेर 24 नहीं कहिए, यहाँ पे 10 ही सेंटीमीटर कहिए, 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। जैसलमेर में आपका 24.5 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये दोनों आपका राजस्थान में, आप जानते हैं कि राजस्थान में ऐसे भी कम बारिश होती है। इसके बाद चेरापूंजी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको बता दें कि चेरापूंजी आपका दुनिया में सबसे अधिक बारिश में से एक जगह है। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक बारिश जो है आपका मासिन राम में होता है, 1148 सेंटीमीटर, और 1100 सेंटीमीटर चेरापूंजी में। ये दोनों जगह जो है आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ? मेघालय। मेघालय कहाँ है, तो भारत में है ना। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासिन राम में होती है। तो सबसे कम भारत वाला वर्षा जो है आपका लेह है ना, जो कि आपका अभी जो है जम्मू कश्मीर से वो अलग हो चुका है। आगे आइए, हैती की राजधानी जो है पोर्ट ऑफ प्रिंस है। कहाँ है? पोर्ट ऑफ प्रिंस है। पोर्ट ऑफ प्रिंस, यहाँ पे सैन डोमिंगो जो है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है। कहाँ है? डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है ना। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो हैती जगह देख रहे हैं, ये आपका वेस्ट इंडीज़ का ही आपका एक हिस्सा है। वेस्ट इंडीज़ में बहुत सारे आपका देश आते हैं, जिसमें आपका जो हैती भी आपका एक देश है, जिसका राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। यहाँ पे हवाना देख रहे हैं, क्यूबा का राजधानी है ना। किसका राजधानी है? क्यूबा का। और डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करें तो उसका राजधानी सैन डोमिंगो है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है किंगस्टन। किंगस्टन जो है आपका जमैका का राजधानी है, जमैका का। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। ये सारे जो आप देश देख रहे हो, ये सब आपका उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका महादेश से जुड़ा हुआ है। ये सब देश जो है वहीं का है। इसके बाद आइए, फिरोज़ तुगलक ने 4 कर लगाए, जिसमें खराज, जजिया और जगात खम्स इसमें क्या था। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो खम्स जो है
वो आपका लूट का धन था। बता दें, हमेशा पूछता है VVI प्रश्न है कि खम्स क्या था, तो एक प्रकार का कर था, और कैसा कर था भाई, तो लूट का कर था। तो यहाँ पे आपको लूट का कर, यहाँ पे जजिया कर जो था गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, है ना। तो यहाँ पे बस प्रश्न के हिसाब से उत्तर याद रखिएगा कि खम्स क्या था, तो लूट का माल था। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर कहता है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी ने गवर्नर जनरल का पद सृजन किया, यानी किस एक्ट के अनुसार जो है गवर्नर जनरल का पद को सृजन किया गया था। उत्तर होना चाहिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है आपका कंपनी के गवर्नर जनरल का पद को लागू किया गया या सृजित किया गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1726 दिया हुआ है, तो इसके द्वारा जो है आपका कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इसके अनुसार कोलकाता, मद्रास, बम्बई, यहाँ पे जो गवर्नर था उसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया, यानी विधि बनाने का अधिकार दिया गया 1726। यहाँ पे 1784 की बात करें तो 1784 से आपको में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस एक्ट के तहत जो है जो भी आपका कंपनी के जो लोग थे उसे उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप उपहार नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे 1773 के तहत एक और हुआ था, एक और भी देख लीजिए कि 1773 के तहत 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल में जो है आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, तो आपको याद रखिएगा 1773। तो ये है। अच्छा, 1784 में एक और बात कहा गया था कि कंपनी को राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों से अलग रखा गया, यानी राजनीतिक है ना और व्यापारिक क्रियाकलापों से क्या किया गया, अलग रखा गया। इसके बाद आ जाइए, कहता है 8वां क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के आधार पर सरकार का गठन किया गया जिसके अनुसार मद्रास प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी मद्रास प्रांत का जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो आपका सी राजगोपालाचारी बनाया गया। यानी 1937 में जो चुनाव हुआ था उसके आधार पर जो आपका सी राजगोपालाचारी था उनको कहाँ का, मद्रास का क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। यहाँ पर बीजी खरे जो है इनको बम्बई का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। बम्बई है ना, बम्बई का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। किनको, बीजी खरे को। यहाँ पे श्री कृष्णा है तो ये आपका बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, है ना। किसके अनुसार, 1937 के। यहाँ पर फजलुल हक है ना, फजलुल हक, ये जो थे बंगाल के थे, है ना, यानी बंगाल का मुख्यमंत्री इनको नियुक्त किया गया। आपको बता दें मित्रों कि यहाँ पर बीजी खरे है ना, सी राजगोपालाचारी और श्री कृष्णा, ये तीनों जो थे कांग्रेस के थे, कांग्रेस के उम्मीदवार थे। यहाँ पे जो फजलुल हक जो थे ये आपका मुस्लिम लीग और है ना कृषक पार्टी के थे। तो आपको याद रखिएगा ये तीनों जो थे आपके कांग्रेस के थे और जो फजलुल हक बंगाल के बने थे वो मुस्लिम कृषक पार्टी के थे। इसके बाद आ जाइए, भारत में राष्ट्रीय मानक ब्यूरो का नाम क्या है। तो भारत में जो आपका राष्ट्रीय ब्यूरो का जो नाम है वो आपका NSIT है। क्या है, NSIT। तो याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय मानक ब्यूरो का नाम क्या है, NSIT। इसका अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा कि ये जो है भारत का मानक समय है, NSIT, याद रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर MKS पद्धति और CGS पद्धति के बारे में भी आप जानते ही होंगे। इसके बाद आ जाइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अगर 17 मई की बात करें तो यहाँ पे विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है।
यहाँ पे अगर 14 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 4 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे रासायनिक दुर्घटना दिवस मनाया जाता है। आपने देखा था कि जो आपका भोपाल था वहाँ पे आपका रासायनिक दुर्घटना हुआ था जिसमें कई हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में आपका 28 फरवरी याद रखिएगा। इसके बाद कहता है गीगा को हम लोग 10⁻⁹, टेरा को 10⁻12 और माइक्रो को 10⁻⁻6 से दर्शाते हैं। तो नैनो से हम किसको दर्शाएंगे? तो याद रखिएगा नैनो से हम लोग दर्शाते हैं 10⁻⁹। तो याद रखिएगा इसका उत्तर आपका बी होगा। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पवनों का जो देश कहा जाता है वो है आपका डेनमार्क। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश, है ना। पवनों का देश किसको कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पे फिनलैंड देख रहे हैं, झीलों का देश की बात करें तो ये हो गया आपका फिनलैंड। इसके बाद फ्रांस, तो ये फैशन नगरी कहलाता है। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश, क्योंकि सबसे पहले जो आपका सूरज दिखाई देता है वो आपका जापान में ही दिखाई देता है, इसलिए जापान को उगते हुए सूरज का भी देश कहते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग 13 प्रश्न पर आते हैं। तो 13 प्रश्न जो आपको कहता है आकाश में उड़ते पंछी में होता है, यानी आकाश में जो पंछी उड़ता है उसमें क्या होता है? तो आपको बता दें कि उसमें दोनों होता है, गति शक्ति और स्थिति शक्ति। यानी आकाश में उड़ते हुए जो आपका पंछी है उसमें आपका गति शक्ति और स्थिति शक्ति दोनों होता है। इसके बाद आ जाइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? तो 15 अरब वर्ष पहले हुआ। कब हुआ? 15 अरब वर्ष पहले, यानी 15 अरब वर्ष पहले ही हमारा ब्रह्मांड का क्या हुआ? निर्माण हुआ। 10 अरब वर्ष पहले आपका सूर्य का निर्माण हुआ। 10 अरब वर्ष पहले सूर्य का निर्माण कब हुआ? 10 अरब वर्ष पहले। 15 अरब वर्ष पहले जो है आपका ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड के निर्माण में जो है सबसे सर्वमान्य तथ्य है वो आपका कौन है? बिग बैंग थ्योरी, है ना। ये जो है सर्वमान्य तथ्य है जिसके अनुसार 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ। तो यहाँ पे 10 अरब वर्ष आपका सूर्य का उत्पत्ति हुआ और यहाँ पे 4.5 अरब वर्ष पहले जो है सौर मंडल या पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। इसके बाद आ जाइए जीवाश्मी का जनक किनको कहा जाता है? 15 जो है आपका जीवाश्मी का जनक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कि जो जीवाश्मी का जो जनक है, पहले यहाँ पे देखिए अरस्तु जो है इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक। यहाँ पे देखिए थियोफ्रेटस जो हैं इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक। यहाँ पे हम लोग कैरोलस लिनियस की बात करें तो इसको आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। इसके बाद लियोनार्डो दा विंसी की कहें तो यही आपका जीवाश्मिकी का जन्म, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंसी, है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पे अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक, कैरोलस लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक और जीवाश्मिकी का जनक लियोनार्डो दी विंसी को कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे आइए हम लोग, गाय में चेचक चौपाया यानी रैबीज कुत्ता में होता है, गाय में ब्लू टंग यानी तो ब्लू टंग जो है वो किससे होता है ये यहाँ पे चर्चा किया गया है। यानी गाय में जो आपका ब्लू टंग बीमारी होती है वो आपका किससे होती है? तो याद रखिएगा विषाणु से यानी वायरस से। यानी गाय में जो आपका ये देख रहे हैं या रेबीज़ देख रहे हैं या चेचक देख रहे हैं ये किससे होता है? तो विषाणु से होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे, है ना। गाय में चेचक, चौपाया में रेबीज़ या ब्लू टंग जो बीमारी आपका वायरस से होता है।
इसके बाद है सोयाबीन का जन्म स्थान है, यानी सोयाबीन का जन्म स्थान कौन है भाई, तो चीन है। यानी सबसे पहले सोयाबीन का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, चीन में। सोयाबीन, अगर सोयाबीन की बात करें तो ये चीन हो जाएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है मूंग का जन्मदाता माना जाता है। मूंग, यानी मूंग भारत में ही सबसे पहले उग जाता है। अगर हम अरहर की बात करें तो अरहर जो है अफ्रीका में हुआ था। तो यहाँ पे प्रश्न सोयाबीन का जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो चीन है ना, याद रखिएगा। इसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, कब किया गया भाई, तो 2 अक्टूबर 1952 को। VVI प्रश्न बहुत बार पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1952 को। और इसी को फेलुअर होने के बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। इसके बाद यहाँ पे एक पुस्तक है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, याद रखिएगा, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। ये आपका जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल है सुमाकरन द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, सुमाकरन द्वारा। बार बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसकी रचना है, तो सुमाकरन का है ना। और ये जो आपका पुस्तक है वो आपका लघु उद्योग पर चर्चा किया गया, यानी लघु उद्योग से संबंधित आपका ये पुस्तक है। कौन सा, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो चलिए इसके बाद हम और आगे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपका लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। याद रखिए यहाँ पे आपको जो 22 सदस्य होते हैं इसमें 15 आपका लोकसभा से और 7 जो है आपका राज्यसभा से होते हैं, यानी टोटल यहाँ पे 22। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22। और आपको बता दें कि ये जो है सबसे पुरानी समिति में से एक है। क्या है, सबसे पुरानी भी है, सबसे पुरानी भी है। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 होते हैं। 15 आपका लोकसभा से, 7 आपका राज्यसभा से। और ये सबसे पुरानी आपका समिति भी है जिसकी स्थापना 1921 में हुआ। इसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 25 का संबंध जो है यहाँ पे धर्म से है, धार्मिक स्वतंत्रता से है। आपको बता दें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है भाई, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। निरपेक्ष राज्य यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। और 25 अनुच्छेद में कहा भी गया है कि कोई भी व्यक्ति अंतर आत्मा से या वह चाहे तो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। यानी अंतःकरण अगर उसके दिल कहता है कि मैं इस धर्म को मानूं तो वो आसानी से किसी भी धर्म को मान सकता है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध जो है धार्मिक स्वतंत्रता से है, स्वतंत्रता से, है ना। तो याद रखिएगा इसको। इसके बाद कहता है पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है आपका, है ना, कि पुरंदर का जो आपका ये हुआ था, संधि हुआ था, वो किसके किसके बीच में हुआ था। याद रखिएगा कि पुरंदर का जो आपका संधि हुआ था वो आपका रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, है ना, रघुनाथ राव एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। यहाँ पे देखिए 22 जून 1665 ईस्वी को रघुनाथ के साथ जो है सूरत की संधि हुई थी। कहाँ हुआ था, सूरत की संधि हुई थी। इसके होलकर का जो संधि हुआ था वो आपका मंदसौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मंदसौर में। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पुरंदर का जो संधि हुआ था वो आपका किसके किसके बीच में हुआ था, यहाँ पे दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा जय सिंह एवं शिवाजी। सॉरी, हमने रघुनाथ राव बोल दिया, है ना। तो यहाँ पे आपका पुरंदर का जो आपका संधि हुआ था वो जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था, है ना। ये उत्तर होना चाहिए ए, है ना, पुरंदर। यहाँ पे रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया के बीच में जो आपका संधि हुआ था वो आपको बता देते हैं आपका सूरत का संधि हुआ था। क्या हुआ था, सूरत का संधि। तो दिमाग में रखिएगा पुरंदर का संधि किसके बीच में होता है, जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में हुआ था। इसके बाद आइए किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी। तो आपको माधव नारायण राव
आत्महत्या यानी पूछेगा किस पेशवा ने आपका आत्महत्या कर लिया था, तो माधव नारायण राव, याद रखिएगा। ये भी आपका मराठा से ही जुड़ा हुआ था, तो आत्महत्या किसने किया था, माधव नारायण राव। इसके बाद छत्रपति शिवाजी का प्रशासन है ना कैसा था, यानी जो शिवाजी थे उनका प्रशासन कैसा था, तो याद रखिएगा उनका प्रशासन जो था आपका निरंकुश राजतंत्र था। कैसा था, निरंकुश राजतंत्र था, यानी छत्रपति शिवाजी का जो प्रशासन था वो कैसा था, निरंकुश राजतंत्र था, है ना। इसके बाद किस मिट्टी में मानसून काल में खेती करना मुश्किल हो जाता है, तो आपको बता देते हैं कि भारत में 4 महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेकिन अगर हम मानसून काल की बात करें तो आपको बता दें कि काली मिट्टी यहाँ पे जो है इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, और मानसून काल में इसमें खेती करना काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ज़रा सा भी अधिक सिंचाई कर देते हैं तो बिल्कुल लिपलिपी हो जाती है, जिसके कारण इसमें हल चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे मानसून काल में जो खेती करना मुश्किल हो जाती है वो आपका काली मिट्टी। तो आप यहाँ पे सारे प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। मित्रों, अभी तक आपने मेरा चैनल रीड एंड पास जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। कल हम फिर एक नए सेट के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।